तो कैसे हो बच्चों। तो आज जो हम समझेंगे ना, आज के वीडियो में हम परिसीमन विधेयक के जो 2026 में आने वाला है, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और ये हमारा जो है ना 131वां संविधान संशोधन विधेयक है, जिसके प्रस्तुतकर्ता कौन है? अर्जुन मेघवाल, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री है। और इस जो परिसीमन विधेयक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोकसभा का जो ऐतिहासिक विस्तार और पुनर्गठन करना है, इसका मोटिव है। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम परिसीमन विधेयक के रिलेटेड हर एक पहलुओं पर जांच विचार करेंगे। पूर्व में क्या हुई थी, वर्तमान में क्या सीन है, हर एक चीज के पहलुओं पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो आप, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, वीडियो में क्या चेंजिंग करना है, सारा का तुम एक बार कमेंट में हमें बताना। अब और अगर और ऐसी कोई वीडियो चाहिए किसी और सब्जेक्ट पे या किसी और विषय पे, तो तुम कमेंट में ये भी बता सकते हो कि किस विषय पे तुम्हें चाहिए। उस विषय पर एक बार वीडियो प्रोवाइड करने का मतलब संपूर्ण अपने और तरफ से किया जाएगा। ठीक है, पहले तो ये हम देखते हैं कि विधेयक और अधिनियम होते क्या हैं। बिल और एक्ट के बारे में पहले डिफरेंस हम समझ लेते हैं। जो परिसीमन बिल है ना, वो विधेयक है, और जो कि 131वां है। परिसीमन बिल जो 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है। ठीक है, विधेयक का मतलब होता है ना कि अभी प्रस्तावित रूप से, लेकिन पारित नहीं है। लेकिन जो संशोधन अधिनियम होता है ना, एक्ट होता है ना, जो अधिनियम यानी एक्ट जो होता है, वो क्या होता है? ये पारित हो चुका होता है, और पारित होकर ये एक्ट बन चुका होता है। ठीक है, वर्तमान में अगर परिसीमन बिल संसद में पेश किया गया है, जो कि 131वां है, और ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में हुआ है। ठीक है, ये अभी प्रस्तावित है लेकिन पारित अभी नहीं हुआ है, इतना ख्याल रखना। लेकिन अब सबसे जो करेंटली हम देखें तो करेंटली में अभी तक में 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि अभी तक 106 ही बिल संसद में पारित हो पाए हैं। और इस अधिनियम का एक्ट बना है जो करेंटली 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो बना है, वह नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, जो नवीनतम है अभी हमारा। अब परिसीमन के माध्यम से करने की क्या घोषणा की जा रही है, क्या पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है सरकार की, सारी हम समझने की, इस पॉइंट पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सरकार का कहना है कि इससे लोकसभा का जो है ना महाविस्तार होगा, यानी 543 सीटें अभी जो करेंटली में लोकसभा में, ये बढ़ के 850 तक हो सकती है। ठीक है, वर्तमान में जो लोकसभा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सीटों को समाप्त कर दिया गया था 2019 में 104 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। नहीं तो 545 सीटें थी हमारे पास, जो कि 2 हटने की वजह से 543 करंट में बची हुई है। अब इस परिसीमन विधेयक के माध्यम से प्रस्तावित जो ब्लूप्रिंट सामने रखा गया, उसमें परिसीमन 2026 के बाद जो प्रस्तावित सीट होंगे ना, वो बढ़ के 850 हो जाएंगी। ठीक है, जो कि बढ़ती जनसंख्या में संसद में सही और समान प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रस्तावित रूप से हैं। ठीक है, एक तरह से तुम ऐसे समझो कि अभी तुम्हारी 145 करोड़ जनसंख्या है, लगभग 145 से भी ज्यादा भी हो चुकी होगी, 150 के समथिंग मान लो। ठीक है, इतनी जनसंख्या है। अब इस पूरी जनसंख्या पे तुम्हें 543 लोग ही हैं। अब 543 लोगों पे कितने लोग होंगे? मान लो 10 लाख लोगों पे एक लोकसभा सीट, मान लो एक सीट बंटवारा किया जाता है, तो इसमें अगर 10 लाख लोग हैं तो 50,43,000 के समथिंग, या 6543 हो गया। ठीक है, तो ये इतने लोगों को अब जैसे जितनी जनसंख्या बढ़ते जा रही है ना, जनसंख्या के अनुसार इनका प्रतिनिधित्व तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये परिसीमन बिल के माध्यम से ये सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया, जो 543 सीटें इसको बढ़ा के अब 850 सीटें कर दी जाएंगी। ठीक है, और इनका भौगोलिक बंटवारा अगर सरकार के द्वारा जो बताया गया उसके बेसिस पे कि 815 जो लोकसभा सीटें होंगी ना, उस पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, और इसी में ही के जो मतलब इसी में ही आरक्षित की कुल सीटें भी ऐड ऑन होंगी 815 में। एंड बाकी जो 35 सीटें रहेंगी 815 के बाद, जो 35 सीटें एक्स्ट्रा जो बच रही हैं, वो बाकी 35 सीटें जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होगी, यानी सभी केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए ये आरक्षित होंगी 35 सीटें। बाकी जो 815 सीटें होंगी वो राज्यों के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, और इस प्रकार ये जो नया अनुपात हमें देखने को मिल रहा है ना, 815 अनुपात 35, ये जो नया अनुपात हमें देखने को मिल रहा है,
जो ये भारत के जो है ना संघीय ढांचे को, राज्यों की जो जनसांख्यिकीय शक्ति है उनको पूरा परिभाषित करने का। नारी शक्ति और परिसीमन के ट्रिगर पर प्रभाव क्या हुआ है कि देखो परिसीमन की पूर्णता पे जो नए परिसीमन बिल 2026 के लागू होना। सबसे पहले तो देखो आर्टिकल 334A यानी आर्टिकल 334A अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत संसद में प्रावधान की परिसीमन पूरा होते ही अनुच्छेद 334 से स्वतः एक्टिव हो जाएगा, यानी स्वतः सक्रिय हो जाएगा आर्टिकल के अनुसार। और 1/3 सीटें जो है ना, 1/3 सीटें जो वो आरक्षित हो जाएंगी, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% इन 1/3 सीटें तत्काल प्रभाव से आरक्षित हो जाएगी। 126 अधिनियम का जमीनी क्रियान्वयन उसी टाइम से हो जाएगा 2029 से जो ये प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अब ये समझते हैं परिसीमन आखिर है क्या। इस पे विपक्ष इतना विरोध कर मतलब साउथ इंडियन जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, वो डिलिमिटेशन बिल का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, इतना इस पे चॉइस जो क्रिएट कर रहा है, कॉज क्रिएट किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है। पहले तो देखो परिसीमन की परिभाषा अगर हम समझे तो देखो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने की वैधानिक प्रक्रिया है। परिसीमन क्या है, एमपी हो गए, एमएलए हो गए आपके, ये सारे ये जो एमपी एमएलए होते हैं इनके निर्वाचन क्षेत्रों को तय करने की निर्वाचन क्षेत्र की जो भौगोलिक सीमा होती है, इन सारे को तय करने की एक वैधानिक प्रक्रिया है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। इसका एक ही मूल उद्देश्य होता है कि एक वोट एक मूल्य, यानी जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर संविधान में हम देखें, संविधान में आर्टिकल 82 इससे रिलेटेड कुछ चीजें बताता है हमें। आर्टिकल 82 के अनुसार भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद सीधे तौर पर परिसीमन की प्रक्रिया और संसद द्वारा इसके लिए कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, परिसीमन से के लिए परिसीमन की प्रक्रिया और संसद द्वारा परिसीमन के लिए जो कानून बनाने के लिए शक्ति से संबंधित आर्टिकल 82 है। आर्टिकल 82 संविधान में दर्ज है, जिसके माध्यम से परिसीमन की प्रक्रिया और संसद द्वारा इस पे कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, अब कुछ पहले देखते हैं विधेयक के अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में अगर हम देखें तो पुराना जो प्रावधान है जैसा परिसीमन अधिनियम 2002 जो आया था, इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, तो इसके अंतर्गत 2002 के पुराने जो परिसीमन एक्ट को पूरी तरह से निष्कृत निरस्त यानी स्क्रैप करने का प्रावधान है, क्योंकि नई व्यवस्था उसकी जगह ले लेगी। ठीक है, पुरानी जो परिसीमन अधिनियम 2002 थी इसको कैंसिल करके, क्योंकि इसको कैंसिल करेगा तभी तो 2026 में जो परिसीमन अधिनियम आ रहा है, डिलिमिटेशन बिल आ रहा है, इसको कैंसिल करके 2026 वाला इसके साथ ही एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस बिल में अनुच्छेद 82 में संशोधन का प्रस्ताव है। परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के लिए जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा सकेगी। ठीक है, इस विधेयक में एक कानूनी प्रावधान इस तरह कर दिया गया है कि 2026-27 की जो जनगणना है, सेंसस है, इसमें अनुच्छेद जो 82 है उसमें एक संशोधन प्रस्ताव है, उसको इसमें डाल दिया गया है कि परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जनसंख्या का जो गणना है या सेंसस आने का इंतजार नहीं किया जाएगा, यह प्रक्रिया पहले से भी शुरू की जा सकती है। ठीक है, अब परिसीमन का इतिहास इंडिया में बहुत पुराना रहा है, भारत में। तो पहले तो अब देखते हैं कि भारत में परिसीमन अभी तक कितनी बार हुआ है। भारत में परिसीमन अब तक केवल 4 बार हुआ है। पहला तो 1952 पहला परिसीमन आयोग 1952 में आया, उसके बाद 1963 में दूसरा परिसीमन आयोग आया, 1973 में तीसरा परिसीमन आयोग आया, उसके बाद 2002 में चौथा और अंतिम लागू हुआ परिसीमन आयोग का जो, एंड इसके बाद सीधे 2026 में पांचवा और प्रस्तावित महापरिसीमन है, जो कि पूरा का पूरा अभी तक के परिसीमन हुआ है 4, उसको पूरा का पूरा चेंज कर देगा, A to Z इसकी व्याख्या को ही बदल देगा, पूरी इसकी परिभाषा को चेंज कर देगा। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हर बार जनगणना के बाद परिसीमन का आदर्श नियम है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारत में अब तक केवल 4 ही बार इसका गठन हुआ है। ठीक है, परिसीमन करने के लिए हर जनगणना, हर सेंसस के बाद परिसीमन करने की आवश्यकता जान पड़ती है, और परिसीमन करने का एक आदर्श नियम है कि हर जनगणना के बाद परिसीमन करना आवश्यक है। लेकिन भारत के अगर संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में अभी तक केवल 4 ही परिसीमन हुए, 1952, 1963, 73 एंड 2002। ठीक है,
अब इसके बाद परिसीमन आयोग, प्रशासक और संरचना के बारे में हम परिसीमन आयोग के बारे में अगर हम जाने तो परिसीमन आयोग में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इसकी संरचना के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें, इसमें कौन कौन से प्रशासक शामिल होते हैं, सारी चीज हम देखें तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना परिसीमन आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरमैन जो होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जो कि आयोग के नेतृत्व और सीमाओं का अंतिम निर्धारण करते हैं। इसके साथ ही साथ इसके पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियल मेंबर जो होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी, ठीक है, सीईसी होते हैं इसका मुख्य पदेन सदस्य। चुनाव आयोग की ओर से अस्थायी और अनिवार्य प्रतिनिधित्व इसमें की जाती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ना कुलदीप सिंह समिति इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस समिति का संबंध सीधे तौर पर परिसीमन प्रक्रिया के रूपरेखा और ऐतिहासिक संबंध से है, ठीक है। कुलदीप सिंह समिति जो है, कुलदीप सिंह समिति परीक्षा के दृष्टिकोण से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो रहे हैं क्योंकि जो परिसीमन समिति बनी है, परिसीमन समिति का संबंध सीधे तौर पर कुलदीप सिंह समिति जो परिसीमन प्रक्रिया के लिए समिति बनाई है, इसका संबंध सीधे तौर पर परिसीमन की प्रक्रिया के रूपरेखा और ऐतिहासिक संदर्भों को समझने के लिए इसको सामने रखा गया है। अब इसके अगर निष्कर्ष के बात करें हम, लोकतंत्र का एक नया ब्लूप्रिंट इसमें पेश किया जाएगा, जिसमें संसद का जो लोकसभा है, संसद का नया आकार 543 से बढ़ाकर 850 सीटों वाली एक विशाल और अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा का निर्माण होगा हमारे देश में। इसके साथ ही साथ नई शक्ति यानी 33% जो होंगी ना परिसीमन के तुरंत बाद 1/3 महिला सांसदों की सुनिश्चित इसमें भागीदारी हो जाएगी, आर्टिकल 3348 के तहत। इसके साथ साथ आर्टिकल 82 के अंतर्गत एक नई गति प्रदान की गई इसमें, यानी 26-27 के अंतिम जनगणना आंकड़ों की प्रतीक्षा किए बिना ही फास्ट ट्रैक कार्यान्वयन किया जा सकता है अब, ठीक है। इसके साथ साथ 131वां जो परिसीमन विधेयक केवल सीटों की संख्या का विस्तार नहीं है, ये भारतीय संसद को अधिक समावेशी, अनुपातिक और भविष्य के लिए तैयार करने वाले एक ऐतिहासिक संरचनात्मक सुधार है, ठीक है। 131वां जो परिसीमन विधेयक है, इसको इस तरह से ना देखा जाए कि ये सिर्फ सीटों की संख्या का विस्तार है, बल्कि यह भारतीय संसद को एक अधिक समावेशी, अनुपातिक और भविष्य के लिए तैयार करने वाला एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में इसको देखा जाना चाहिए वैसे, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हम परिसीमन विधेयक 2026 के बारे में स्पेशली पूरे वीडियो में हम अच्छे से समझे, हर एक पॉइंट हर पहलू पे विचार किया हम इसमें। तो बाकी आपको किस वीडियो पे और विस्तृत रूप से चाहिए कि ताकि विश्लेषण किया जाए किसी बिल हो गया किसी भी सब्जेक्ट पे, तो उस पर वीडियो बनाया जाए आपको लगता है, तो आप एक काम करो कमेंट बॉक्स में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल दो, ताकि उसको अच्छे से हम वीडियो बना के एक बार समझा के वीडियो आपको दे दिया जाए, ठीक है। बाकी हमारी 2 क्लासेस चल रही है, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लें। 10 बजे सुबह में द हिंदू की लाइव क्लास चलती है, उससे जुड़ना ना भूले, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ एक 8 बजे रात को क्लासेस चलती है, 8 बजे रात को एनसीईआरटी की क्लास चलती है अभी करंटली, ठीक है। तो इससे भी जुड़ना ना भूले, ताकि एनसीईआरटी की एक जो परीक्षा की दृष्टि से यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, पीसीएस हो गया, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जो भी तुम कर रहे हो, एक बेस जो रेडी होता है ना, बेस हम एनसीईआरटी के बेस पे ही रेडी करते हैं। तो ये एक जो आधार तुम्हारे रेडी हो ना, आधार एक अच्छा से बेस रेडी किया जा सके, इसके लिए इसमें जुड़ना ना भूले। इसके लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो तुम्हें एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए उसको लेकर, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम किसी और भी पॉइंट पे, किसी और सब्जेक्ट पे, किसी और बिल या किसी और असहमति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।